जादुई कद्दू। आज मैं तुम्हें जंगल की दूसरी ओर लेकर जाऊंगा। वहां बहुत सारी हरी हरी घास है। उसे खाकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी। देख लेना। तभी सामने एक छोटे से खेत में राजू की माँ काम कर रही थी। अरे बेटा, पहले अपने पिताजी के लिए दवाई ले आ, गाय को लेकर फिर जाना। माँ, मैंने दवाई लाकर पिताजी को दे भी दी। आप उनको खाना खिलाकर दवाई दे देना। अभी मैं जा रहा हूँ माँ। धामपुर नामक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके घर में उसकी माँ और उसके बीमार पिता सुभाष रहते थे। अब सारे घर की जिम्मेदारी राजू पर थी। राजू सुबह सुबह अपनी गाय को जंगल में चराने ले जाता था और फिर शाम को उन्हें घर ले आता था। घर आकर राजू अपने खेतों में भी काम करता था, जहां उसने कुछ सब्जियां भी उगाई हुई थी। आज फिर भूखा ही गाय को लेकर चला गया। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। मेरा बेटा दिन भर मेहनत करता है और उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। आशा रात की बची हुई रोटी अपने पति को देती है। ये लीजिए, आप खाना खा लो, फिर आपको दवाई भी खानी है। अरे तुम अपने लिए भी खाना ले आओ। और राजू कहाँ है? उसको बोलो, वो भी खाना खा लेगा। अरे आप खाना खा लो, हम माँ बेटे ने पहले ही खाना खा लिया है और वो अभी लकड़ियां लेने जंगल गया है। भगवान, ना तो मुझे ठीक कर रहा है और ना ही मुझे अपने पास बुला रहा है। तुम दोनों के ऊपर बोझ बन गया हूं मैं। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे सुभाष, कहाँ है? बाहर निकल। आवाज सुनकर आशा बाहर आती है। बुढ़िया, तुम लोगों को कितनी बार बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो बुढ़ा मरा नहीं अभी तक। सेठ जी, इस समय हमारा हाथ तंग है। हम जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जाओ, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। सुभाष भी धीरे धीरे घर के बाहर आता है। अरे सेठ जी, आप। अरे तू मेरे पैसे लेकर खुद चारपाई पर बैठकर आराम कर रहा है। पैसे तेरे बाप ने देने थे क्या? तभी सेठ के आदमी घर के अंदर जाते हैं और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। सुभाष और उसकी पत्नी सेठ के पैर पकड़ते हैं। सेठ जी, हमें थोड़ी और मोहलत दे दो, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? ऐसा अन्याय मत कीजिए हमारे साथ। गांव के सब लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई नहीं बोलता। सेठ सुभाष को पैर से धक्का मारता है और सुभाष का सर पत्थर पर लगता है और सर से खून बहने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अरे आपके सर से तो खून निकल रहा है। ये सारा खेत भी साफ कर दो। सेठ जी, ये सब मत करो। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से सब्जियां उगाई है। कुछ ही दिनों में इसमें सब्जियां आने वाली है। सेठ के आदमी खेत की सारी फसल को उजाड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद राजू भी घर आता है, तो घर की हालत ऐसी देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या है? सब सामान बाहर क्यों बिखरा है माँ? ये सब क्या है पिताजी? और आपके सर से ये खून क्या हुआ था यहाँ पर? बेटा, वो सेठ और उसके आदमी यहाँ आए थे और उन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? आशा सारी बात राजू को बताती है और ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों रोना बंद करो। आप लोग मेरे साथ चलो। राजू अपने पिताजी और माँ के साथ कुछ जरूरत का सामान लेकर वहां से चला जाता है और वो अपनी गायों को भी अपने साथ ले जाता है। माँ, पिताजी, बस थोड़ी देर और चलना है। आपको पता है, यहाँ जंगल के उस पार एक झोपड़ी है। मैं कई बार गाय को चराने इस तरफ आया हूँ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हम वहीं जाकर रहेंगे। जंगल में राजू अपनी गाय को चराने जाता था, तो उसने कई बार जंगल में वो झोपड़ी देखी थी और कई बार वो वहां बैठकर आराम भी किया करता था।
बहुत चलने के बाद राजू अपने माता पिता के साथ उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। माँ, अब यही हमारा नया घर है। यहाँ कोई नहीं आता। ये झोपड़ी बहुत पुरानी है। मैं यहाँ कई बार आया हुआ हूँ। राजू जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाता है। पिताजी, आप यहाँ आराम करो। आप बहुत थक गए होंगे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और सुभाष वहां लेट जाता है। बेटा, आज हम खाएंगे क्या? कुछ आटा मैं साथ लेकर आई थी। माँ, आप रोटी बनाओ, मैं आसपास कुछ देख कर आता हूँ। तभी राजू देखता है कि उसके घर के पीछे एक पेड़ था जिस पर एक कद्दू लगा था। अरे वाह, यहाँ तो कद्दू लगा हुआ है। माँ, आज की सब्जी का इंतजाम तो हो गया। तू बस जल्दी से आग जला ले। राजू पेड़ पर लटकी कद्दू की बेल से कद्दू को तोड़ता है और उसे अपनी माँ को देता है। उसकी माँ उस कद्दू को काटती है और उसकी सब्जी बनाती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सुभाष जल्दी उठकर बाहर घूम रहा था। अरे राजू, आशा, अरे तुम दोनों जल्दी उठो। जल्दी आओ, बाहर देखो क्या है। राजू और उसकी माँ सुभाष की आवाज सुनकर उठते हैं। आशा अपनी पत्नी को एकदम ठीक घूमते हुए देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए जी। हाँ पिताजी, आप तो एकदम ठीक लग रहे हो, जैसे आपको कभी कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जल्दी बाहर देखो, बाहर क्या है। वो तीनों घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि घर के पीछे जो पेड़ था वो कद्दुओं से भरा पड़ा था। अरे, ये कैसे संभव हो सकता है? कल तो यहाँ सिर्फ एक कद्दू था जो मैंने तोड़ लिया था। आज ये पूरा पेड़ कद्दू से कैसे भरा है? इतने कद्दू तो मैंने कभी नहीं देखे। ये कद्दू की बेल तो पूरे पेड़ पर फैली है बेटा। उस दिन सुभाष और राजू उस पेड़ से बहुत सारे कद्दू तोड़ते हैं और उन्हें जंगल के दूसरे पार बाजार में बेच कर आते हैं। उसके बदले उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अगले दिन सुबह वो पेड़ फिर से कद्दुओं से भरा पड़ा था। सच में ये कोई साधारण कद्दू नहीं, बल्कि जादुई कद्दू है, जो एक ही दिन में इतने सारे कद्दू हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो पिताजी। मुझे तो लगता है हमें भगवान यहाँ लेकर आए हैं। देखो ना, यहाँ आते ही आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और यहाँ हमें इतने सारे कद्दू भी मिल गए जिन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और देखो, हमारी गाय भी यहाँ कितनी खुश है। हर रोज हरी हरी घास इनको खाने को मिल जाती है। तभी राजू के पिता सुभाष को कुछ याद आता है। बेटा, मुझे लगता है ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में माँ हमें कहानियां सुनाती थी। कहानियां? कौन सी कहानियां पिताजी? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनी जी। माँ बताती थी जंगल के दूसरे पार कोई साधु शिव भगवान की भक्ति करता है। उसे किसी ने यहाँ देख लिया था, लेकिन उसके बाद सब लोग मिलकर यहाँ आए तो वो यहाँ नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो साधु यहीं समा गया था। अच्छा, तो ये झोपड़ी भी उसी ने बनाई होगी और क्या पता ये कद्दू भी उसी की शक्तियों से उगा हो। उन सबको वहां रहते हुए कुछ महीने हो गए थे। कुछ ही समय में राजू अपने सारे पैसे चुका देता है और अपनी जमीन और घर सेठ से वापस ले लेता है। माँ, पिताजी, हमें हमारी जमीन और घर वापस मिल गया है। मैंने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए हैं। हे भगवान, ये सब कुछ इस कद्दू की बेल की वजह से ही हो पाया है। अगर ये बेल नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी बेल से आवाज आती है, जो लोग अच्छे होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ। ये लो, मेरे कुछ बीज ले जाओ और अपने खेतों में बो देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू अपने माता पिता और गायों के साथ अपने घर आ जाता है और अपनी जमीन पर उस कद्दू के बीजों को बो देता है और कुछ ही दिनों में वहां बहुत सारे कद्दू लगते हैं
ये बात सारे गांव में फैल जाती है। दूर दूर गांव से लोग जादुई कद्दू खरीदने राजू के पास आते थे। ये सारी बात सेठ को रास नहीं आती। अरे ये 2 कौड़ी का राजू मुझसे घर और जमीन लेकर कद्दू उगा रहा है, इसे तो मैं मजा चखाता हूँ। रात के अंधेरे में सेठ अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि खेत कद्दुओं से भरा पड़ा था। एक भी कद्दू की बेल छूटनी नहीं चाहिए, सारे कद्दुओं को तोड़ लो और सारी बेलों को उखाड़ दो। जैसे ही सेठ के आदमी खेत में जाने लगते हैं तो कद्दू की बेल पूरी जमीन पर फैल जाती है और सब लोग बेलों में फंसकर गिर जाते हैं। अरे कमबख्तो, ये तुम यहाँ आकर लेट क्यों रहे हो? जैसे ही वो लोग उठने की कोशिश करते हैं वो फिर से कद्दू की बेल में उलझ जाते हैं। सेठ खुद खेत में जाता है तो वो भी बेलों में फंसकर गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये बेलें मुझे उठने क्यों नहीं दे रही? तभी सामने से बड़ी बड़ी गायों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। अरे गाय आ रही है, अरे मुझे कोई बाहर खींचो, अरे मुझे कोई बचाओ। सेठ के आदमी कैसे भी करके खुद को खेतों से बाहर निकालते हैं और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम सब नमक हरामों को। अरे मुझे यहाँ से निकालो। सेठ कैसे भी करके उन कद्दू की बेलों से खुद को छुड़ा लेता है और गायों से डरता हुआ वो अपने घर भाग जाता है। हे भगवान, आज तुमने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। अब राजू कद्दू बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब सब लोग मदद के लिए सेठ के पास नहीं बल्कि सुभाष और राजू के घर आया करते थे और वो दोनों सबकी मदद किया करते थे। रमेश अपनी बीमार पत्नी को खाना और दवाई देता है। ये ले जबरा, तू भी जल्दी से खाना खा ले, फिर मुझे काम पर जाना है। रमेश अपनी झोपड़ी के बरामदे में बैठकर खाना खा रहा था और पास में ही जबरा कुत्ता भी अपने हिस्से का खाना खा रहा था। तुम यही रहना, शांति घर पर अकेली है। जबरा कुत्ता भी खाना खाकर वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। रमेश की पत्नी शांति बहुत समय से बीमार थी। रमेश सेठ के घर माली का काम करता था। वो हर सुबह शांति को खाना देता और खुद काम पर जाता। रमेश के पीछे से जबरा कुत्ता घर के बाहर बैठा रहता। उसके होते हुए कोई भी शांति के पास नहीं जा सकता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो पूरा दिन सेठ के बगीचे में मन लगाकर काम करता। बगीचे में हर रोज पक्षियों को फूलों पर बैठा देखता और उन्हें फूलों से रस पीता देखकर उसका मन बहुत खुश होता था। एक दिन जबरा सुबह सुबह झोपड़ी के पीछे नीम के पेड़ को देखकर खूब भौंक रहा था। तभी क्या हो गया जबरा, क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रहे हो? रमेश जाकर देखता है तो एक चिड़िया ने पेड़ पर 2 अंडे दिए थे। रमेश जैसे ही अंडों के पास जाता है तभी चिड़िया जोर जोर से चीं चीं करके रमेश को हटाने लगती है और खुद नीचे गिर जाती है। रमेश उस चिड़िया को उठाता है। अरे अरे, इसके पंख पे तो चोट आई है, इसलिए ये उड़ नहीं पा रही थी। रमेश उस चिड़िया को उसके घोंसले में अंडों के पास रख देता है। जबरा, अब इन्हें परेशान नहीं करो, ये हमारे मेहमान हैं, चलो मेरे साथ आओ। जबरा भी अपने मालिक की बात मानकर वहां से आ जाता है। उस दिन रमेश चिड़िया को कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालता है। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, आज बगीचे से मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊंगा। मेरे सेठ के वहाँ बहुत तरह तरह के फूल हैं। उसके बाद रमेश सेठ के यहाँ बगीचे में काम करने चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद रमेश कुछ फूल तोड़ता है और उन्हें अपनी जेब में छुपा लेता है। ऐसा करते हुए उसे सेठ का आदमी मुंशी देख लेता है। अरे देखो, इस माली को यहाँ से फूल लेकर जाकर बाजार में बेचकर पैसे खा रहा है, इसकी तो अभी खबर लेता हूँ।
अरे ओ माली, ये सब क्या है? तुमने सेठ के यहाँ से फूल की चोरी की है? चलो अभी के अभी मेरे साथ सेठ जी के पास। अरे नहीं नहीं मुंशी जी, वो ये मैं फूल तो बीमार चिड़िया के लिए। अरे ये तुम्हारी मैं यहाँ नहीं चलने वाली। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई ना तो सेठ को सब सच सच बोलकर तुम्हें यहाँ काम से निकलवा दूंगा। ये जो तुमने फूल तोड़े हैं उसके बदले तुम मुझे 2 आने दोगे। मैं कल आपको अपनी पगार में से 2 आने दे दूंगा, लेकिन आज मुझे ये फूल ले जाने दीजिए। मुंशी बहुत लालची था, इसीलिए रमेश को मुंशी की बात माननी पड़ी। रमेश फूल लेकर अपने घर आता है और वो फूल उस चिड़िया को दे देता है। ये लो चिड़िया रानी, अपना खाना आराम से खा लो और जल्दी से अच्छी हो जाओ। चिड़िया भी फूलों से रस पी लेती है। रमेश हर रोज बगीचे में काम करता और लौटते समय कुछ फूल तोड़ लेता और उन फूलों के बदले मुंशी को वो 2 आने दे आता था। आज तो मैं ये फूल ले आया हूँ, लेकिन कल से उस चिड़िया का क्या होगा? रमेश चिड़िया को फूल देता है। आज रमेश बहुत उदास था। रमेश को देखते ही चिड़िया फट से उड़कर रमेश के आगे पीछे उड़ने लगती है। अरे अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसका मतलब अब तुम अपना खाना ला सकती हो। कुछ देर के बाद रमेश खाना बनाता है और जबरा कुत्ते को भी खाना खिलाता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रमेश जब काम करके घर आने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो माली के बच्चे? आज के फूलों के पैसे नहीं दोगे क्या? नहीं नहीं मुंशी जी, आज मैंने कोई फूल नहीं लिया है। जिस चिड़िया के लिए मैं फूल लेकर जाता था, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो अपना खुद खाना ला सकती है। क्या चिड़िया? अरे तुम भी कैसे मूर्ख आदमी हो। एक चिड़िया के लिए अपनी सारी पगार मुझे दे दी। तभी तो कहते हैं जिसके पास दिमाग नहीं उसका कुछ नहीं हो सकता। मंद बुद्धि कहीं का। मुंशी रमेश पर खूब हंसता है। क्यों ना इस मूर्ख का और फायदा उठाया जाए। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। उस दिन मुंशी रात को सारे फूल तोड़कर बाजार में बेच देता है। सेठ को बोलता है कि रमेश हर रोज फूल तोड़कर उस चिड़िया को खिला देता है। ये सुनकर सेठ बहुत गुस्सा होता है और उसे काम से निकाल देता है। 2 दिन बीत गए थे। अब रमेश के पास भरपेट खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो हर रोज सूखी रोटी खाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रमेश उठा तो चिड़िया रमेश के आगे पीछे उड़ने लगी और फिर एक छोटी सी पोटली वो रमेश के आगे रख देती है। अरे ये पोटली कहाँ से लाई हो तुम, और इसमें क्या है? रमेश उस पोटली को खोलता है तो उसमें छोटे छोटे बीज थे। अरे चिड़िया रानी, ये किसके बीज हैं और तुम इन्हें कहाँ से लाई हो? तभी वो चिड़िया वो बीज देकर अपने बच्चों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। रमेश उन बीजों को अपने घर के आगे आंगन में लगा देता है और पानी से सींच देता है। रात को भी वो चिड़िया वहाँ नहीं आती। लगता है वो चिड़िया अब यहाँ से जा चुकी है। सुबह से रात हो गई है, ये अब तक नहीं लौटी। अगली सुबह रमेश अपने घर के बाहर आता है और देखता है कि उसके घर के आंगन में एक पेड़ उग गया था जो फलों से भरा हुआ था। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत नजारा है। रातों रात मेरे घर में फलों से भरा पेड़ कहाँ से आ गया, और ये कैसा फल है? ऐसा फल तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आखिर ये है क्या? तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई कीवी का पेड़ हूँ और मेरे फल बहुत ही लाभदायक हैं। मैं तो परी लोक में लगने वाला एक फल हूँ और मेरे बीज चांदनी परी ने तुम्हारे घर पर जो पीछे वाले पेड़ में चिड़िया रह रही थी उसने तुम्हें दिए थे। क्या वो चिड़िया एक परी थी? हाँ रमेश, वो चिड़िया एक श्रापित परी थी और तुमने उसकी मदद करके उसे उसके श्राप से मुक्त करवाया है। अब तुम मेरे जादुई फल बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो और गरीब बीमार लोगों का भी भला कर सकते हो। रमेश बहुत खुश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस परी का धन्यवाद कैसे करे। रमेश उस जादुई कीवी के पेड़ का धन्यवाद करता है।
रमेश कीवी का फल अपनी पत्नी को खिलाता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। अरे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ। हाँ शांति, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। रमेश सारी बात शांति को बताता है। जी क्या वो परी चिड़िया अभी भी यहीं है? नहीं शांति, वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुकी है। अब रमेश उन कीवी के फलों को बाजार में बेचता और खूब पैसे कमाता है। अब उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे गांव में रमेश के कीवी के फल की बातें हो रही थी। मुंशी को जब इस बात का पता चलता है तो अगली रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो मुंशी रमेश के घर जाता है और जादुई कीवी के फल को तोड़ने लगता है। तभी जादुई कीवी की जगह पत्थर मुंशी के सर पर गिरने लगते हैं। पत्थर गिरने की आवाज सुनकर जबरा भी वहां आ जाता है और पेड़ से पत्थर नीचे गिरता देख वो जोर जोर से मुंशी को भौंकने लगता है। मुंशी के सर से खून निकलने लगता है। अरे अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो हो यहाँ पर। मुंशी और जबरा की आवाज सुनकर रमेश और शांति बाहर आते हैं। तभी पेड़ से पत्थर गिरने बंद हो जाते हैं। अरे मुंशी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये चोट आपको कैसे आई? हाय, मैं मर गया, अरे मुझे मेरे घर छोड़ दो। रमेश मुंशी को उसके घर तक छोड़ आता है। अरे भगवान, आज तो बच गया, आगे से कभी लालच नहीं करूंगा और ना ही इस रमेश के घर की तरफ देखूंगा। अरे पता नहीं कैसा जादुई पेड़ है वो जिससे पत्थर गिर रहे थे। जबरा की आवाज से तो रमेश भी उठ गया। ओहो बाप रे, आज तो मेरी जान बच गई और जान बची तो लाखों पाऊंगा।